इस वीडियो में दोस्तों शिक्षा में नाटक एवं कला का थर्ड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और दोस्तों इसके पहले के 2 यूनिट को आप सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के आसानी से देख पाएंगे। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, विभिन्न कलाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए चित्रकला का अन्य कलाओं के साथ में संबंध आपको बताना है। भारतीय परंपरा में नाट्य कला, संगीत कला और वास्तुकला स्वतंत्र कला रूप में स्वीकृत की गई है। परम तत्व के प्रकाशन में सर्वोत्कृष्ट माध्यम होने के कारण इन्हें क्रमशः रस ब्रह्मवाद, नाद ब्रह्मवाद और वास्तु ब्रह्मवाद नाम से अभिव्यक्त किया गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार मूर्तिकला और चित्रकला वास्तुकला के अंतर्गत ही मानी गई है। नाट्यकला को काव्य का अंग निरूपित किया गया है, परंतु पाश्चात्य विद्वान हीगेल ने ललित कलाओं के 5 रूप निश्चित किए हैं। आधुनिक युग में इस वर्गीकरण को ही मान्यता प्राप्त हुई है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला, इन ललित कलाओं का क्रम इनमें प्रयुक्त सामग्री के रूप को निश्चित करता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होने के कारण इनका महत्व भी इसी क्रम में निश्चित किया गया है। प्रथम 3 कलाएं चाक्षुष होने के कारण दृश्य कलाएं कहलाती है। अंतिम दोनों श्रव्य कला के अंतर्गत आती है। आधुनिक युग में ललित कला के लिए कला शब्द व्यव्यत है। विश्वविद्यालयों के ललित कला संकाय में प्राय दृश्य कला अथवा चाक्षुष अथवा आकारद कला को ही सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में दोस्तों पहली कला यहाँ पर आती है वास्तुकला। वास्तुकला में देखिए, इसे जमा हुआ संगीत या फिर फॉरेन म्यूजिक कहा गया है। ताजमहल जैसे भवन में सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति साकार हुई है। इसके दिव्य सौंदर्य को देख करके आत्मविभोर हो उठता है। दूसरे नंबर पर है मूर्तिकला। मिट्टी, पत्थर, धातु आदि को कलाकार आकार व रूप देता है। भारतीय प्राचीन शिल्पों में बाह्यकार के सौंदर्य के साथ भावों को पूर्ण सफलता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। नटराज शिल्प नृत्य की गति, लय का प्रतिमान रूप विद्यमान है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है चित्रकला। इसमें मूर्तिकला तथा वास्तुकला की अपेक्षा भावाभिव्यंजन शक्ति की अधिकता की परिकल्पना की गई है, क्योंकि इसके संसाधन उपयुक्त दोनों कलाओं से सूक्ष्म हैं। परंतु गतिशील कलाओं संगीत तथा काव्य से इनको निम्न समझा जाता है। परंतु भारतीय भाषा में यह तथ्य सही निरूपित नहीं होता है, क्योंकि अजंता के गुफा मंदिर भावों के कोषागार हैं। यही कारण है कि हीगेल ने चित्रकला को संगीत तथा काव्य के साथ रोमानिकला में स्थान दिया है। रोमानिकला में कलाकृति का आधार स्थूल पदार्थ न होकर के भाव होता है, जो अपनी गतिशील अवस्था में रहता है। फलतः चित्र संयोजन में उन सभी भावों और विचारों को चित्रित किया जा सकता है जो मानव मन से निश्रित होते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है संगीत कला। संगीत कला में देखिए, इसका भौतिक आधार ध्वनि या नाद ब्रह्म है। भौतिक उपकरणों और आधार की न्यूनता और सूक्ष्मता के कारण ही कुछ विद्वान संगीत तथा काव्य को एक ही श्रेणी की कलाएं मानते हैं, क्योंकि संगीतकार केवल ध्वनि की सहायता से भावों को अभिव्यक्त करता है। भाव की दृष्टि से यह मानव तथा पशु दोनों को ही मंत्र मुग्ध सा कर देती है। वीणा की ध्वनि पर मृग तथा बीन की ध्वनि पर सर्प का मुग्ध होना लोक प्रसिद्ध है। नवीन खोजों के अनुसार संगीत का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मतानुसार संगीत का उद्देश्य हमारी आत्मा को प्रभावित करना है। इसमें यह कला इतनी सफल हुई है कि जितनी कोई और कला नहीं हो पाई है। संगीत हमारे मन को इच्छानुसार चंचल कर सकता है। इसमें विशेष भावों का उत्पाद कर सकता है। इस विचार से यह वास्तु, मूर्ति और चित्रकला से बढ़ करके है। इसके बाद में आता है 5वें नंबर पर काव्य कला। समस्त ललित कलाओं में इसे सर्वोच्च माना गया है। यह भौतिक उपकरणों से पूर्णतः मुक्त होता है। काव्य का वास्तविक आधार शब्द है। भारतीय शास्त्र इसे शब्द ब्राह्मण्य के नाम से अभिहित करता है। इस प्रकार से भाषा की साधना ही काव्य कहलाता है। इसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न, नाटक के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है मंचीय नाटक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये नाटक जो है सामान्य तौर पर मंच पर खेले जाते हैं। नाटक करने के लिए मंच होना जरूरी है, जिसमें 3 तरफ से तो दीवार होती है, परंतु एक तरफ से वह खुला होता है ताकि दर्शक नाटक देख सके। मंच पर हमेशा होते हैं जिनके माध्यम से नाटक करते समय प्रवेश व प्रस्थान किया जाता है। गेट वहां पर लगे होते हैं। मंच पर नाटक करते समय परिधान, प्रकाश व्यवस्था, संगीत, ध्वनि व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण होते हैं। ध्वनि नियोजन के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों को लेकर के आधुनिक वाद्य यंत्रों की प्रयोग द्वारा नाटक की आवश्यकता अनुसार जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग उसमें किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जन सामान्य के लिए होता है। नुक्कड़ नाटक की परंपरा समाज में नई नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में जागरण, चेतना, मनोरंजन, घोषणा, गांव में मुनादी
आदि के रूप में शुरू होकर के यह एक निश्चित उद्देश्य के साथ में अपने वर्तमान रूप में विकसित हुई है। आज जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वे तमाम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर के विकसित हुए हैं। रंगमंच के विकास से पूर्व हमारे समाज में कई सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने, किसी नवाचार या परिस्थिति को समाज को अवगत कराने या कभी कभी मनोरंजन के रूप में भी नुक्कड़ नाटक, कोने पर नाटक का प्रचलन रहा है। नाम के अनुसार नुक्कड़ नाटक को आप गली मोहल्ले में किसी भी नुक्कड़ में कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक की गतिशीलता और घुमंतु प्रवृत्ति नाटकों को जन सामान्य तक किसी भी परिस्थिति में पहुंचाने में मदद करती है, जहां पर शायद आम मंचीय नाटक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके बाद में देखिए, नुक्कड़ नाटक की जगह गली का नुक्कड़ भी हो सकता है, बाजार भी हो सकता है, या बस्ती भी हो सकती है, गांव भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, दफ्तर भी हो सकता है, मोहल्ला आदि कहीं भी जगह हो सकती है। नुक्कड़ नाटक अपने साधारण और प्रत्यक्ष प्रदर्शन की वजह से जनमानस के बीच आसानी से पहुंच जाता है। नुक्कड़ नाटक में कहीं किसी तरफ कोई दीवार नहीं होती है, दर्शक चारों तरफ होते हैं। अभिनयकर्ता और दर्शक नाटक प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। ज़्यादातर नुक्कड़ नाटकों में कोई विशेष परिधान, विशेष श्रृंगार, मंच प्रकाश व्यवस्था आदि नहीं होती है। ध्वनि व्यवस्था के लिए कभी कभी एक ढफली या छोटे मोटे वाद्य को ही प्रयोग में लाया जाता है। जो मुद्दे नुक्कड़ नाटक में उठाए जाते हैं वे ज़्यादातर आम व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाने और उस चर्चा के लिए नुक्कड़ नाटक का उपयोग होता है। इस तरह से आपको ये नुक्कड़ नाटक ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है एकांकी। एकांकी में आपको ध्यान रखना है कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पात्रों की जो संख्या है एकांकी में अधिक नहीं होती है। इसमें स्थान, समय और पात्र का सामंजस्य विशेष महत्वपूर्ण होता है। नाटक के दर्शक किसी भी घटना को क्रमबद्ध देखता है, लेकिन एकांकी जीवन का क्रमबद्ध विवेचन नहीं है, बल्कि उसके एक पहलू की झलक मात्र है। अतः इसका प्रारंभ, विकास और अंत इस प्रकार का होता है कि वह पहलू अपने पूरे चमत्कार के साथ में प्रकट हो, दर्शकों की उत्सुकता को जागृत कर दे, उत्सुकता में ही उनकी समाप्ति हो। एकांकी व्यापक नहीं है, वरन सीमित और अपेक्षाकृत पूर्ण होते हुए भी एक खंड चित्र है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है मुकाबिने नाटक। तो वाणी या ध्वनि के माध्यम से विकास से पूर्व जिस दैहिक हाव भाव से हम अपनी मन स्थितियों को अभिव्यक्त करते रहते हैं वही मुकाबिने है। मूक यानी बिना बोले हुए अभिनय द्वारा किसी नई स्थिति को व्यक्त या स्थापित करना। हम अपने दैनिक जीवन में कई जगह कई बार बिना बोलने या संवाद के इशारों संकेत में अपने आंतरिक भाव को संप्रेषित करते हैं तथा किसी बात पर ध्यान आकर्षण और प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। मुकाबिने में स्थान, सामग्री तथा चरित्र को मात्र दैहिक भाषा से व्यक्त किया जाता है। हाँ, पार्श्व संगीत से घटनाक्रम की पृष्ठभूमि व अभिनय के मूड को भी व्यक्त किया जाता है। इसे कई खेल व अभ्यास के द्वारा और सशक्त किया जा सकता है। मुकाबिने एकांकी और समूह दोनों ही परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पात्र विशेष प्रकार का श्रृंगार भी करते हैं, जैसे चेहरे को सफ़ेद या फिर बड़ी बोहें बना लेना, आँखों को बड़ी बना करके अधिक संप्रेषणीयता विकसित की जा सकती है। मुकाबिने में आँखों व चेहरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुकाबिने मंच पर भी खेला जा सकता है और नुक्कड़ पर भी। इसके बाद में 5वें नंबर पर आता है एकाभिनय। एकाभिनय में देखिए, एकाभिनय में एक ही अभिनेता विविध पात्रों या चरित्रों को समानांतर जीता है। मंच पर एक ही कलाकार होने पर भी दर्शकों को लगता है कि एक से अधिक पात्र मंच पर मौजूद हैं। इसमें अभिनेता तत्काल पात्रों या चरित्रों के परिवर्तन के साथ ही दैहिक हाव भाव, संवाद, ध्वनि व कई बार परिधान व सामग्री आदि में अनुकूल बदलाव लाता है और पलक झपकते ही नया पात्र सामने आ जाता है या अनुभव होता है। यह कार्य अभिनेता अपने अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, स्मृति और गहन अभ्यास के द्वारा ही कर सकता है। एक अभिनय का अर्थ है कि एक ही अभिनेता द्वारा कई चरित्रों को प्रस्तुत करना, जिसमें तालमेल, सौहार्द तथा विविधता होनी चाहिए। इसके बाद में 6ठे नंबर पर आता है इम्प्रोवाइजेशन। इसमें देखिए, बच्चों के समूह में बैठा करके उनसे कुछ ऐसे अभ्यास करवाए जाएं जिससे उन्हें अपने ज्ञान, अपनी समझ के विस्तार का बोध हो। उदाहरण के लिए उन्हें क्रमबद्ध टॉपिक दें और उनसे इस टॉपिक को पूरी यात्रा का वृतांत सुने। सोचे क्या हुआ जब एक दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। सोचे क्या हुआ जब तुम्हारे पापा की नौकरी छूट गई थी। सोचे क्या हुआ जब तुम कक्षा में प्रथम स्थान पर आए थे। तो इस तरह के कुछ हम उनको टॉपिक्स दे करके उनके ऊपर पूरा यात्रा वृतांत सुन सकते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है कठपुतली से क्या अभिप्राय है। इसके प्रकार जानने हैं और इसकी बनाने की विधि भी आपको जाननी है। तो देखिए, कठपुतली नृत्य कला में सबसे अधिक प्राचीन है। शायद जब नाटक का प्रारंभ हुआ था उस समय से ही कठपुतली नृत्य व्यवहार में प्रचलित थी। कठपुतली न केवल भारत की ही कला है, अपितु विदेशों में भी विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों का प्रदर्शन किया जाता रहा है और वर्तमान में भी किया जा रहा है। कनाडा, कोरिया, वियतनाम
ताशकंद, जर्मन, इंडोनेशिया आदि देशों में कठपुतलियों के नृत्य करवाए जाते हैं और आज भी अच्छी प्रतियोगिताओं में कठपुतलियां भाग लेती हैं। कठपुतली में कलाकार द्वारा उसे विभिन्न प्रकारों तथा ढंगों से हिलाया तथा अभिनय करवाया जाता है। कठपुतली के द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों आदि का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। कठपुतली मनोरंजन का केंद्र तथा ज्ञान प्रदान करने का सुलभ साधन है। कठपुतलियों द्वारा नृत्य प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान तक चला आ रहा है, जो उसके व्यापक क्षेत्र और प्रसिद्धि का द्योतक है। आज भी कठपुतली नृत्य विभिन्न कार्यक्रमों में मनोरंजन हेतु, ज्ञान प्रदान करने हेतु आयोजित किए जाते हैं। कठपुतली के प्रकार की हम बात करते हैं। दस्ताना कठपुतली देखिए, पहला प्रकार उंगलियों एवं हाथ से संचालित दस्ताना कठपुतली से विभिन्न प्रकार के खेल व नाटक किए जाते हैं। इसके लिए एक 3 तरफ से बंद छोटा सा मंच बनाया जाता है। आगे से बैठे हुए आदमी एवं हाथ के बराबर पर्दा लगा दिया जाता है और वहां बैठ करके उन्हें हाथ में पहन करके अभिनय कराया जाता है। दूसरे नंबर पर है छड़ी कठपुतली। यह दस्ताना कठपुतली के अनुसार ही है। इस कठपुतली में हाथ की जगह पर छड़ी से काम लिया जाता है। यह कपड़े की बनी होती है। इसके द्वारा कट्टी कागज की लुगदी का प्रयोग चेहरे बनाने में करते हैं और जगह जगह रंग भी लगाए जाते हैं। रुमाल कठपुतली, रुमाल को एक विशेष प्रकार से बल द्वारा गठन लगा करके या फिर गांठ लगा करके यह तह करके बनाई जाती है और उन्हें हाथ से संचालित किया जाता है। इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। और उसके बाद में कठपुतलियों के निर्माण की विधियों की अब हम बात करते हैं। कठपुतलियां, जैसा कि शब्द से मालूम होता है, ये काठ की लकड़ी से बनी हुई मानव निर्मित कठपुतलियां जैसा कि शब्द से मालूम होता है, ये काठ की लकड़ी की बनी हुई मानव आकृति की पुतलियां हैं, जिन्हें पात्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं से सजाया जाता है। राजस्थान में आज भी कठपुतलियों के खेल बहुतायत दिखाए जाते हैं। कठपुतली बनाने वाले व्यक्तियों का एक अलग ही वर्ग होता है, जो कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कलाकार कठपुतलियां बनाते हैं तथा उनका खेल दिखाते हैं। कठपुतली नृत्य में कलाकार सूत के धागे से इनको नचाता है और इसी आधार पर नाट्य शास्त्र में सूत्रधार का प्रयोग किया जाता है। सूत्रधार ही नाटक को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले नांदी पाठ करता है, जैसा कि भृत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताया गया है। तो देखिए, सूत्रधार पठेत्र मध्यम स्वर माश्रित है। नांदी पदेर्दाशदश बिरष्टा बिरवभा प्ले लकताम, इस तरह से कुछ पाठ है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, कठपुतली में काठ की लकड़ी को मानवाकृति में काट करके उसे विभिन्न वस्त्रों तथा आभूषणों द्वारा सजाया जाता है, जिन्हें धागों की सहायता से संचालित किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कठपुतली की क्या उपयोगिता रहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में कठपुतली कला का बड़ा ही महत्व है। कठपुतली के माध्यम से कठपुतली कलाकार केवल मनोरंजन ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके माध्यम से लोक कथाओं को भी प्रकट करते हैं। इनके माध्यम से पौराणिक कथाओं जैसे रामायण, महाभारत, बाबा रामदेव व तेजाजी आदि की कथाओं का चित्रण करते हैं। कठपुतली के माध्यम से प्राचीन समय की लोक कथाएं तथा वेशभूषा का भी ज्ञान होता है। राजस्थान में उदयपुर में कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र है, जहां के कलाकार विदेशों में भी कठपुतली का प्रदर्शन करने जाते हैं। कठपुतली प्रशिक्षण हेतु भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के तत्वाधान में गोविंद शैक्षिक कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। कठपुतली के माध्यम से बालकों को उचित हाव भाव एवं अभिनय करने की कला सिखाई जाती है। कठपुतली के खेलों एवं नाटिकाओं के अभ्यास एवं प्रदर्शन से बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। इसके माध्यम से हकलाना, शर्माना, तुतलाना आदि दोषों को दूर किया जा सकता है। इससे छात्रों को अच्छा आचरण, सामाजिक गुण व अच्छी आदतों के बारे में सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। तो इस तरह से कठपुतली के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है, नाटक एवं कला शिक्षा में सोशल मीडिया का प्रयोग आपको टिप्पणी देकर के बताना है। तो देखिए, सोशल मीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और मीडिया। सोशल का अर्थ है सामाजिक और मीडिया का अर्थ है माध्यम। अतः सोशल मीडिया का अर्थ हुआ सामाजिक माध्यम, परंतु वर्तमान तकनीकी के युग में इसका अर्थ इससे बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया वाक्यांश दिमाग में आते ही बहुत सारी वेबसाइट्स का मकड़जाल हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इस तरह से दोस्तों काफ़ी सारी वेबसाइट और ऐप्स के नाम हमारे सामने आ जाते हैं। वेब 2.0 के संदर्भ में सोशल मीडिया एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, वरन सूचना का आदान प्रदान भी करती है। आप किसी लेख पर टिप्पणी या वोट दे सकते हैं और यह मूल्यांकन किसी बड़े विश्लेषण का आधार भी हो सकता है। सोशल मीडिया शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए अवसर प्रदान करता है, जो कि वो कैसे अपने और अपने छात्रों को नवीनतम जानकारी के साथ में सामयिक रखें। सोशल मीडिया के अंतर्गत सोशल मीडिया वेबसाइट, ब्लॉग्स, ऑनलाइन विश्वकोश, त्वरित संदेश और स्थिति प्रसारण प्लेटफॉर्मों इत्यादि का प्रयोग करते हुए इन उपकरणों के विशिष्ट कार्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सोशल मीडिया की श्रेणियां पहली हैं यहाँ पर सोशल बुकमार्किंग।
अन्य लोगों के द्वारा की गई बुकमार्किंग और टैगिंग के द्वारा खोज संपन्न की जाती है। उदाहरण के लिए del.icio.us, ब्लिंकलिस्ट, सिम्पी, इस तरह से कुछ वेबसाइट है, यहाँ पर सोशल बुकमार्किंग है। सोशल नेटवर्किंग से मित्रों को जोड़ा जा सकता है, प्रोफाइल पर टिप्पणी की जा सकती है, समूहों में शामिल हो सकते हैं और विचार विमर्श किया जा सकता है, जैसे फेसबुक, माइस्पेस, हाईफाई, लास्ट एफएम, ऑरकुट, गूगल प्लस आदि। सोशल फोटो और वीडियो का साझा करना, इस तरह की वेबसाइट पर अपने फोटो और वीडियो को साझा किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, इस पर टिप्पणी भी की जा सकती है, उदाहरण स्वरूप यूट्यूब, फ्लिकर, व्हाट्सएप, फोटो बकेट आदि। चौथे नंबर पर है विकी। इस पर लेख जोड़े जा सकते हैं और पूर्व में प्रकाशित लेखों को संपादित भी किया जा सकता है। इस तरह की वेबसाइट विकिपीडिया, विकिया सम्मिलित है। इस तरह की वेबसाइट ने शिक्षा के जगत में क्रांति ला दी है। इस तरह की जानकारी उपलब्ध करा रही है। इस पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने से पहले अन्य स्रोत से इसकी जांच कर लेनी चाहिए। 5वें नंबर पर है सोशल समाचार पत्र। इस पर समाचार प्रकाशित किए जा सकते हैं और इन पर टिप्पणी भी की जा सकती है। केवल इन्हीं को संपूर्ण श्रेणियां नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो है जिसमें आगंतुकों को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। प्रचलित सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट की हम बात करते हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग द्वारा स्थापित सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। आज यह सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली सोशल नेटवर्क वेबसाइट बन गई है। दूसरे नंबर पर है माई स्पेस। यह 2003 को प्रारंभ हुआ। इसकी अनुकूलन सुविधा के कारण बहुत ही अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है। तीसरे नंबर पर है ट्विटर। तो माइक्रो ब्लॉगिंग की सर्वाधिक प्रचलित वेबसाइट, जिसने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक विकास कर लिया है। चौथे नंबर पर है निंग। यह स्वयं का सोशल नेटवर्क बनाने की वेबसाइट है। इसका स्वयं का समुदाय बनाने की क्षमता ने इसको बहुत प्रचलित कर दिया है। आगे देखिए विशिष्ट रुचि की उत्कृष्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। पहले नंबर पर है फिल्कस्टर। बुरी फिल्में देखना बंद करो की टैगलाइन के साथ फिल्कस्टर फिल्मों की समीक्षा करने की वेबसाइट है। दूसरे नंबर पर है last.fm। इसके द्वारा सदस्य स्वयं की रुचि के अनुसार अनुकूलित रेडियो स्टेशन बना सकते हैं, अपने और अपने मित्रों द्वारा चुने गए संगीत को सुन सकते हैं। तीसरे नंबर पर है लिंक्डइन। यह एक व्यापार उन्मुख सोशल नेटवर्क साइट है। इसके सदस्य अन्य लोगों को संयोजित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। मित्रों के स्थान पर इसे समृद्ध होना होता है। व्यापार के लिए यह बहुत उपयोगी वेबसाइट है। चौथे नंबर पर आता है जांगा। यह एक सोशल ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो कि सोशल नेटवर्क को संगठित करती है। इसके बाद में देखिए ब्लॉग्स, अपाचे, रोलर, ब्लॉगर, IBM, लोटस कनेक्शंस, फुटफाइल, मेटा कैफे, डेली मोशन आदि यहाँ पर इसकी सोशल मीडिया की जो शेयरिंग है वो फाइलें हैं। सोशल मीडिया तकनीकी के क्षेत्र में शीर्ष को छू रहा है। हाल ही में किए गए अनुसंधान बताते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा उच्च कोटि के लेख आदि सामग्री वेबसाइट के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। साथ ही बैकलिंक बिल्डिंग को भी प्रोत्साहित और अधिक कुशल किया जा सकता है। सोशल मीडिया अपने ग्राहकों से सीधे संपर्क करने के लिए भी उत्तम है। वर्तमान में सोशल मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ड्रामा एवं कला शिक्षा में इसकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया के विभिन्न घटकों तथा यूट्यूब, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से विश्व के अन्य देशों की कला एवं संस्कृति से परिचित हो सकते हैं तथा उन्हें समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रामा एवं कला के विद्यार्थी परस्पर समूहों का निर्माण करके विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको शिक्षा में नाटक और कला के इन तीनों यूनिट्स में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।